वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, लगभग 100 की संख्या में या उससे थोड़े ज़्यादा प्रश्न होंगे, उनके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। मैंने आपको बताया था कि भाई प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए लाऊंगा और प्रैक्टिस सेट मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए। बीए बीएससी बीकॉम के 6वें सेमेस्टर में अगर आप हैं तो आपको यही पढ़ना पड़ता है को करिकुलर सब्जेक्ट के रूप में, यानी कि अनिवार्य प्रश्न पत्र के रूप में। तो कम्युनिकेशन स्किल मतलब कि संचार कौशल या इसी को संप्रेषण कौशल भी कहते हैं, ठीक है। एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट मतलब व्यक्तित्व विकास। तो इससे बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर आज की वीडियो के माध्यम से चर्चा करने का प्रयास रहेगा। प्रैक्टिस सेट ये 1 है, ठीक है। क्या है ये प्रैक्टिस सेट 1 है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो प्रैक्टिस सेट 1 से बनने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आज के वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास किया जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चलिए जानने का प्रयास करते हैं। 1 मिनट। देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, यहाँ पर आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चले, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए, पहला प्रश्न, गलत शब्दों की अभिव्यक्ति या अभिव्यक्त संदेश देना। बताएं, गलत शब्दों में अभिव्यक्त संदेश देना किसका भाग होता है? दृष्टि मतलब कि दृष्टिकोणात्मक बाधाओं का, संगठनात्मक बाधाओं का, भाषागत बाधाओं का या व्यक्तिगत बाधाओं का? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गलत शब्दों में अगर आप अभिव्यक्ति करते हैं या अभिव्यक्ति करते हैं और संदेश देते हैं, गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो भाषागत बाधाएं होंगी वो, ठीक है। भाषा में आपकी कमी है, भाषागत बाधाएं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है, इनमें से कौन संचार के अपरिपक्व मूल्यांकन अवरोध से संबंधित है? संचार के यानी कम्युनिकेशन के अपरिपक्व मूल्यांकन से, यानी अपरिपक्व मतलब अभी सही तरीके से नहीं, भौतिक अवरोध, भावात्मक अवरोध, शोर या फिर हेलो प्रभाव। बताने का प्रयास करेंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भावात्मक अवरोध, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन से आप देख लीजिएगा, प्रश्न है शादियों में बजने वाला तेज गाना किस प्रकार की बाधा है? शोर बाधा, घटिया श्रवण, भाषा की बाधा है, संगीत बाधा। बताएं, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा। शादियों में बजने वाला जो तेज गाना होता है वो किस प्रकार की बाधा होती है? तो वो शोर बाधा होती है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं 2-3 सेकंड का समय आपको दूंगा प्रश्न को हल करने के लिए, तो उसी बीच आप जो है थोड़ा सा इसको बताने का प्रयास करेंगे प्रश्नों को कि इसका करेक्ट आंसर बेसिकली होना क्या है, ठीक है। चले, प्रश्न अगला है आपका, चौथा प्रश्न है, भाषा प्रतिरूप का अर्थ क्या है? भाषा प्रतिरूप का क्या अर्थ होता है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। भाषा प्रतिरूप का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है भाषा के समान, ध्वनि संकेत, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ध्वनि संकेत, ध्वनि मतलब दृश्य संकेत, और चौथा है आपका अनुवाद। बताएं, भाषा प्रतिरूप का अर्थ क्या होता है? तो भाषा प्रतिरूप का क्या अर्थ होता है भैया? भाषा के समान। प्रतिरूप का मतलब क्या होता है? उसी के समान, तो भाषा के समान ही, ए ऑप्शन। पांचवा क्वेश्चन से आप देखेंगे, किसके अंतर्गत बोलने वाले व्यक्ति की आवाज़ या स्वरों की लय, गति और मात्रा द्वारा संदेश के अर्थ को समझा जाता है? शारीरिक भाषा के द्वारा, संकेत भाषा के द्वारा, भाषा प्रतिरूप के द्वारा या मतलब कि समीप भाषा के द्वारा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो किस भाषा के अंतर्गत बोलने वाले व्यक्ति की आवाज़ या स्वरों की लय, गति और मात्रा द्वारा संदेश के अर्थ को समझा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाषा प्रतिरूप के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन से आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पैरा लैंग्वेज में सम्मिलित है? पैरा लैंग्वेज की अगर बात की तो पैरा लैंग्वेज में क्या संकलित है भैया? फटाफट से आप बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। पैरा लैंग्वेज में सम्मिलित है, स्वर की गति भी सम्मिलित है, पिच या उतार चढ़ाव जो है वो भी सम्मिलित है, इसके अलावा अंतराल या विराम, ये तीनों यानी ऊपर तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने डी ऑप्शन लगाया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया आप लोग देख रहे हैं, एक बार शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को। चले आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा प्रतिरूप का लाभ है? बताएं, भाषा प्रतिरूप का लाभ इनमें से कौन सा है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से भाषा प्रतिरूप का लाभ, देखिए भाषा प्रतिरूप भाषा से ही संलग्न होती है, बिल्कुल होती है, इसलिए कोई भी मौखिक संदेश इसके बिना अधूरा रहता है। तो भाषा के बिना, चूँकि भाषा जो होती है इसके द्वारा ही हम मौखिक संदेश को एक दूसरे तक पहुँचाते हैं, आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा यह संप्रेषण को आकर्षक, भाषा और सृजनात्मक बनाती है, बिल्कुल बनाती है, ये भी ठीक बात है। यह श्रोताओं को आकर्षित करता है। तो ये सभी विशेषता या सभी एक प्रकार से प्रतिरूप भाषा, मतलब कि ये सारी के सारे प्रतिरूप के लाभ है, भाषा प्रतिरूप के लाभ ही हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा प्रतिरूप की सीमा है? बताएं, भाषा प्रतिरूप की सीमा कौन सी है? देखिए, भाषा प्रतिरूप की सीमा की अगर बात की जाए तो भाषा प्रतिरूप में सर्वव्यापकता और सर्वसम्मति नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है, ये इसकी सीमा है। इसका प्रयोग श्रोताओं को भ्रमित कर देता है कभी कभी, तो ये भी भाषा प्रतिरूप में, मतलब इसकी भी एक प्रकार से सीमा है। ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों सीमाएं इसी की हैं। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आपकी स्क्रीन पर देखने का प्रयास करेंगे। श्रवण है, बताएं श्रवण क्या है? श्रवण संदेश को आत्मसात करना होता है, संदेश को सुनना होता है, फिर दोनों होता है। श्रवण, श्रवण का मतलब क्या होता है? सुनना, ठीक है। श्रवण का मतलब क्या होता है? संदेश को आत्मसात करना और सुनना, दोनों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, मिल और बॉबी ने श्रवण के कितने प्रकार बताए हैं? श्रवण माने सुनने के, सुनने के यानी कि जब भी कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा होता है तो एक व्यक्ति वक्ता होता है, दूसरा श्रोता होता है। तो श्रोता क्या करता है? श्रवण करता है, यानी सुनता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो श्रवण के कितने प्रकार बताए हैं मिल और बॉबी ने? तो मिल और बॉबी की अगर बात की जाए तो मिल और बॉबी ने मिल करके 4 प्रकार के श्रवण की बात करी है। कौन, कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, प्रभावी श्रवण का सिद्धांत कौन सा है? प्रभावी श्रवण का सिद्धांत कौन सा इनमें से? देखिए, प्रभावी श्रवण का एक प्रकार सबसे अच्छा तरीका होता है संक्षिप्तता होनी चाहिए, स्पष्टता बहुत जरूरी है। इसके अलावा शुद्धता और शिष्टता का भी ध्यान रखना चाहिए, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। आगे देख लीजिएगा, यहीं पर अगला प्रश्न है, प्रभावी श्रवण के लिए आवश्यक है। प्रभावी श्रवण के लिए क्या आवश्यक होता है भैया? शांत चित्त का होना, यानी मन आपका एकदम शांत हो, और सचेतन मस्तिष्क हो, आपकी मस्तिष्क ठीक ठाक हो, मतलब आप शांत चित्त हो और सचेतन मस्तिष्क हो, एकदम से एक्टिव हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि निष्क्रिय हो आप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, उक्त दोनों कथन, यानी ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। अगला देखेंगे, प्रश्न इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। देखें, प्रश्न है, श्रवणता किसके प्रति जागरूकता की भावना को बढ़ाती है? बताएं, श्रवणता जो होती है वो किसके प्रति जागरूकता की भावना को बढ़ाती है? तो संगठन, विचारों या सिद्धांतों, या इनमें से कोई नहीं। तो श्रवणता किसके प्रति जागरूकता की भावना को बढ़ाती है? श्रवणता जो होती है वो एक प्रकार से विचारों, संगठन और सिद्धांतों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, प्रभावी श्रवण के लिए श्रोता में गुण होने चाहिए। अब चाहिए यहाँ पर है, यहाँ पर प्लूरल नाउन दिख रहा है आपको, बिंदी रखी हुई है। तो प्रभावपूर्ण समझ बिल्कुल जरूरी, प्रभावी श्रवण के लिए क्या जरूरी है? प्रभावपूर्ण समझ जरूरी है। इसके अलावा सहानुभूति भी जरूरी है, स्वीकार्यता भी जरूरी है, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रभावी श्रवण के लिए चारों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था। आगे बढ़ते, बहुत बढ़िया आप लोग आंसर दे रहे हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सभी को गुड मॉर्निंग भाई, जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चले आगे देखने का प्रयास करते हैं, बातचीत बिल्कुल भी ना करें। चलें, अगला क्वेश्चन है, प्रभावपूर्ण श्रवण के गुण हैं प्रभावपूर्ण श्रवण के गुण हैं, यहाँ पर बिंदी लिखी है, मतलब रखी है। सकारात्मक सोच बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सकारात्मक सोच। भावात्मक समझ, ये भी राइट आंसर है आपका। और सहानुभूति की भावना, ये तीनों एक प्रकार से प्रभावपूर्ण श्रवण के गुण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। जब भी आपको यहाँ पर प्लूरल नाउन मिले, बुंदी मिले, ऑप्शन में विशेषताएं हैं, लाभ हैं, हानि है, ऐसे तमाम प्रकार के प्रश्न आएंगे, उसमें हमेशा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, था उपयुक्त तो सभी, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे बताने का प्रयास करेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका भैया, प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि संप्रेषण व्यवसाय के लिए उसी तरह
जरूरी है जिस तरह मानव जीवन के लिए रक्त का प्रवाह आवश्यक है। बताएं ये कथन किसने कहा था? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या दिया गया है? आपका जो प्रश्न दिया गया भैया वो प्रश्न आपका है कि संप्रेषण व्यवसाय के लिए उसी तरह आवश्यक है जिस तरह मानव जीवन के लिए रक्त का प्रवाह आवश्यक है। यह कथन किसका है भैया? फटाफट से आप बताएंगे यह कथन किसने कहा था? यह कथन है किसका? कुंटर मतलब कि कुंटज और ओडोनिल का यह कथन है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, मौखिक संप्रेषण में शामिल नहीं किया जाता किसको? मौखिक संप्रेषण में। मौखिक संप्रेषण में किसको आप शामिल नहीं करते हैं? मौखिक संप्रेषण में देखिए ईमेल। मौखिक संप्रेषण क्या होता है? आमने सामने बैठ करके दो लोग बातें कर रहे होते हैं तो वो मौखिक संप्रेषण होता है। मौखिक संप्रेषण क्या होता है? दो लोग आमने सामने बैठ करके करते। तो ईमेल के माध्यम से तो आप नहीं भेजोगे, यानी इस मौखिक संप्रेषण में इसको भी आप नहीं शामिल करेंगे। इंटरनेट के माध्यम से भी नहीं। और फैक्स ये सब आपके जो है सब लिखित संप्रेषण के हो सकते हैं, इंटरनेट संप्रेषण के हो सकते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी कि ये सभी मौखिक संप्रेषण में शामिल नहीं है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, मौखिक संप्रेषण नहीं है इनमें से। देखिए साक्षात्कार, रेडियो प्रसारण, प्रश्नावली या सम्मेलन, इन चारों में से मौखिक संप्रेषण कौन सा नहीं है? मौखिक संप्रेषण कौन सा नहीं भैया? जो प्रश्नावली विधि होती है, क्वेश्चन नायर, ये मौखिक प्रश्नावली नहीं होती है। इसमें क्वेश्चन की एक लिस्ट लिख करके एक प्रकार से भेज दिया जाता है और जो उत्तरदाता होता है वो क्वेश्चंस लिख करके भेज देता है। ठीक है, क्वेश्चन नायर में, प्रश्नावली में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, मौखिक संदेश वाहन का माध्यम क्या है? मौखिक संदेश वाहन जो होता है उसका एक प्रकार से क्या होता है? संदेश वाहन मौखिक यानी मुंह के माध्यम से जब आप बोलते हैं और लोग को आपको सुनते हैं तो मौखिक संदेश वाहन का माध्यम समूह गोष्ठी हो गई। गोष्ठी मतलब होता है तमाम लोग इकट्ठा बैठ करके बातचीत करें तो वो भी होता है, उसमें भी मौखिक संदेश वाहन होता है। टेलीफोन के जरिए भी होता है, आप बातचीत कर सकते हैं। सेमिनार के द्वारा भी हो सकता है। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन मौखिक संप्रेषण का प्रारूप नहीं है? बताएं मौखिक संप्रेषण का प्रारूप कौन सा नहीं है? दूरभाष, साक्षात्कार, ईमेल या सेमिनार? तो मौखिक संप्रेषण का प्रारूप नहीं है इनमें से, तो ईमेल जो है वो नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सेमिनार, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू और दूरभाष, दूरभाष मतलब दूर है कोई तो फोन मिला करके बातचीत कर ले। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, लिखित संदेश होता है, बताएं लिखित संदेश होता है मितव्ययी यानी कि कम खर्चीला, गोपनीय या फिर पूर्णता स्पष्ट? तो लिखित संदेश कैसा होता है भैया? लिखित संदेश जो होता है वो गोपनीय होता है। ठीक है, क्या होता है? लिखित जो होता है गोपनीय होता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है संगठनात्मक परिवेश में कर्मचारी अपना अधिकतम समय व्यतीत करते हैं? बताएं करते हैं, लेकिन यहाँ पर डी ऑप्शन में ये सभी नहीं दिया तो ट्रिक अपनी फॉलो नहीं हो रही है। देखिए संगठनात्मक परिवेश में कर्मचारी अपना अधिकतम समय व्यतीत करते हैं लिखित संप्रेषण में। ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन बी दिया है मौखिक संप्रेषण में, ऑप्शन सी दिया है गैर शाब्दिक संप्रेषण में और ऑप्शन डी दिया है चित्रीय संप्रेषण में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संगठनात्मक परिवेश में कर्मचारी अपना अधिकतम समय व्यतीत करते हैं, तो उसमें किस में करते हैं भैया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिखित संप्रेषण में। संगठनात्मक परिवेश में कर्मचारी अपना अधिकतम समय लिखित संप्रेषण में व्यतीत करते हैं, ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लिखित संदेश के माध्यम है, लिखित संदेश के माध्यम है कौन सा? समूह गोष्ठी, टेलीफोन, ईमेल या सेमिनार? बताएं लिखित संदेश का क्या माध्यम है भैया? इनमें से लिखित संदेश का माध्यम कौन सा है? ईमेल। बाकी सेमिनार, टेलीफोन और समूह गोष्ठी ये मौखिक संप्रेषण के उदाहरण हैं, मौखिक संदेश के। ठीक है, अगला प्रश्न है, लिखित संदेश वाहन के माध्यम है, लिखित संदेश वाहन के माध्यम कौन से हो सकते हैं? ईमेल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, फैक्स, सभी। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, उक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लिखित संप्रेषण नहीं है, घोषणाएं, चार्ट, टेलीफैक्स या ईमेल? बताएं फटाफट से आप बताएंगे लिखित संप्रेषण इनमें से कौन सा नहीं है? लिखित संप्रेषण नहीं है तो जो घोषणाएं होती हैं वो लिखित संप्रेषण नहीं है। बाकी चार्ट, टेलीफैक्स और ईमेल ये सब आपके लिखित संप्रेषण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौखिक संचार होता है स्पष्ट और लचीला, मितव्ययी और प्रभावशाली या फिर ये सभी? तो मौखिक संचार जो होता है, मौखिक संचार की अगर बात की जाए तो स्पष्ट भी होता है, लचीला भी होता है, मितव्ययी होता है, प्रभावशाली भी होता है। डी ऑप्शन
ये सभी होता है। तो ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। इससे पहले कल एक मॉडल पेपर मैंने आपको दिया था रात में 8 बजे, आप लोगों ने देखा होगा, तो मैंने सोचा और आपको दे दूं ताकि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल का, सिद्धार्थ का सभी का पेपर लगा, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। राम मनोहर लोहिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, ऐसे जितने भी विश्वविद्यालय हैं आपके, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय और कानपुर विश्वविद्यालय, ठीक है, इन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगला प्रश्न है, अशाब्दिक संप्रेषण कितने प्रकार का होता है, बताएं। अशाब्दिक संप्रेषण जो होता है कितने प्रकार का होता है, तो अशाब्दिक संप्रेषण जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, शाब्दिक संप्रेषण कितने प्रकार का होता है, तो शाब्दिक संप्रेषण जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, लिखित संप्रेषण में शामिल नहीं किया जाता है। लिखित संप्रेषण में किसको आप शामिल नहीं करते हैं भैया, तो देखें पत्र व्यवहार, इंटरनेट और ईमेल, ये सब एक प्रकार से क्या होता है, लिखित संप्रेषण में शामिल है। टेलीफोन जो होता है मौखिक संप्रेषण में शामिल किया जाता है। टेलीफोन से आप फोन से बात करते हैं, लिख करके नहीं भेजते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। व्यावसायिक संचार संदेशों तथा व्यवसाय से जुड़े लोगों को जानने की प्रक्रिया है। इसमें संचार के माध्यम सम्मिलित होते हैं। जॉर्ज टेरी ने कहा था, थियो हेमन ने कहा था इस कथन को, या फ्रेड जी मेयर ने कहा था, या सी.जी. ब्राउन ने कहा था, बताएं। प्रश्न है आपका कि व्यावसायिक, प्रश्न क्या दिया हुआ भैया, व्यावसायिक संचार संदेशों तथा व्यवसाय से जुड़े लोगों को जानने की प्रक्रिया है। संचार के माध्यम इसमें सम्मिलित होते हैं, कथन किसने कहा था, सी.जी. ब्राउन का एक कथन है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, खुशी व्यक्त करने के लिए पीठ थपथपाना संचार की प्रक्रिया का प्रकार है। सांकेतिक, मौखिक, लिखित या दृश्य श्रव्य संचार। किसका, दृश्य माने देखना, श्रव्य माने सुनना। तो जैसे आप लोग आज हमको सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, तो इस श्रव्य दृश्य साधन के माध्यम से हमारा और आपका कम्युनिकेशन हो रहा है। लिखित मतलब हम लिख करके कोई चीज़ आपको बता दें तो लिखित हो गया। मौखिक मतलब बोल करके बता दे तो मुंह से। और सांकेतिक मतलब इशारा करके बता दें। अब बताएं, खुशी व्यक्त करने के लिए अगर आपकी कोई पीठ थपथपाता है कि वाह रे वीर, बोलता नहीं है, केवल पीठ थपथपाता है, तो ये संचार की प्रक्रिया कैसी होगी, ये आपकी सांकेतिक संचार प्रक्रिया होगी। इशारों से कोई चीज़ करें तो इसका मतलब सांकेतिक है। आँखों से अगर बात होती है, नैनों के माध्यम से, तो वो सांकेतिक कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सांकेतिक संचार का लाभ है। सांकेतिक संचार का क्या लाभ होता है, सांकेतिक संचार का लाभ ये होता है कि शीघ्रता से हो जाता है। जैसे कि आपने कहा कि भाई जो है वहाँ चलोगे, तो आपने कहा इतना बोल दिया, बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ऐसे कोई चीज़, बहुत सारे लंबा प्रश्न है, उसका इशारों में आप, भैया अभी एक इधर से बैल जा रहा था, किधर को गया है, किधर जाओ, इस तरीके से ये इशारा हो गया, ठीक है। बिहारी का नायक आप देखते हैं, बिहारी क्या कहते हैं, कहत नटत रीझत खिजत लजत खिलत लजियात मिलत खिलत लजियात और भरे भुवन में करते हैं नैनन ही सौबात। बिहारी ने क्या कहा कि कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात और भरे भुवन में करते हैं नैनन ही सौबात। तो एक प्रकार से नैनों के माध्यम से, आँखों के माध्यम से नाना प्रकार की बातें बिहारी के नायक और नायिका एक भरे भुवन में कर लेते हैं। तो वो इशारों के माध्यम से होता है, वही प्रतीक शब्दावलियाँ होती हैं, प्रतीक संचार वही है। तो सांकेतिक संचार या प्रतीक संचार की अगर बात की जाए तो ये शीघ्रता से संपन्न हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, साक्षात्कार संदेशवाहन की प्रक्रिया है। साक्षात्कार संदेशवाहन की कैसी प्रक्रिया है, मौखिक संचार प्रक्रिया, सांकेतिक संचार प्रक्रिया, लिखित संचार प्रक्रिया या दृश्य संचार प्रक्रिया। साक्षात्कार इंटरव्यू जो होता है आमने सामने बैठकर होता है, यानी कि ये कैसा है भैया, मौखिक संचार प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखेंगे। मौखिक संचार का आधुनिक साधन कौन सा है। मौखिक संचार का जो आधुनिक साधन है वो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आजकल चल रहा है, यानी कि जूम वगैरह पर मीटिंग हो रही है, वीडियो कॉल हो रहे हैं, उस पर बातचीत हो रही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। चल अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आत्म जागरूकता तथा निर्णय लेने के बीच क्या संबंध है। आत्म जागरूकता तथा निर्णय लेने के बीच में क्या संबंध होता है, बताएं क्या संबंध है, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे।
आत्म जागरूकता व्यक्तियों को निर्णय लेने से रोकती है, नहीं ऐसी बात नहीं है। आत्म जागरूकता आवेगपूर्ण निर्णय लेने की ओर ले जाती है, ऐसी बात भी नहीं कि आवेग या उत्सुकता ज़्यादा हो जाए। आत्म जागरूकता अधिक सूचनापूर्ण एवं सुचरित निर्णयों में योगदान करती है। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यही करेक्ट आंसर है। आत्म जागरूकता व्यक्तियों को अनिर्णायक बनाती है, नहीं निर्णायक बनाती। तो ये तीनों गलत है, यानी कि इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जिन छात्रों ने सी लगाया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। आत्म विकास का प्रथम उद्देश्य है। आत्म विकास का प्रथम उद्देश्य क्या है? आत्म विकास का प्रथम उद्देश्य क्या होता है भैया? अनुकूलन, मतलब अनुकूल व्यक्तिगत विकास। अनुकूल व्यक्तिगत विकास जो होता है ये आत्म विकास का प्रथम उद्देश्य होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो ये पहला प्रैक्टिस सेट है कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। जो छात्र हमारे साथ नए छात्र नए जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं, BBSc बीकॉम के 6 सेमेस्टर में कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट को करिकुलर सब्जेक्ट के रूप में शामिल होता है और उसको आपको पढ़ना होता है। 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं और उनको करना होता है। बेसिकली ये पेपर जो होता है हर एक सेमेस्टर में हर एक अलग अलग होता है, यानी बदलता रहता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो अब की बार आपको कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट पढ़ना है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। संकेत भाषा होती है अशाब्दिक, शाब्दिक या सामूहिक संचार या भाषण। तो भाई जो सांकेतिक भाषा होती है, संकेत भाषा जो होती है, इसमें कोई शब्द नहीं होता है, शब्दों की कोई सीमा नहीं होती, अशाब्दिक होता है, बोलना वोलना नहीं पड़ता इसमें। तो ये ऑप्शन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक भाषा का रूप नहीं है? दैहिक माने क्या होता है? बॉडी लैंग्वेज जिसको आप बोलते हैं। इसे बॉडी लैंग्वेज, जब भी आप बात करते हैं हाथ हिला करके ऐसे बातचीत करते पढ़ाते लिखाते, तो इसी को बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, तो दैहिक भाषा का रूप इनमें से कौन सा नहीं है? दैहिक भाषा का रूप अगर बात की जाए तो देखिए भाव भंगिमा दैहिक भाषा का रूप है। हाव भाव चेहरे का, वो भी चेहरे की अभिव्यक्ति भी एक प्रकार से दैहिक भाषा का रूप है, जबकि लिखित जो है ये दैहिक भाषा का रूप नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका यही डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से शारीरिक भाषा के प्रकार हैं, यहाँ पर हैं बूंदी रखी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन पहले से आप लगा लीजिए। शारीरिक भाषा के प्रकार हैं, शारीरिक भाषा के प्रकार हैं, शारीरिक भाषा के प्रकार हैं, बताएं। शरीर की आकृति और मुद्रा, बिल्कुल ठीक है। ये दृष्टि संबंध और मुख अभिव्यक्ति, ये सब शारीरिक भाषा के प्रकार हैं, बॉडी लैंग्वेज के प्रकार हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पार्श्व भाषा के मुख्य तत्व हैं। पार्श्व भाषा के मुख्य तत्व क्या है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। पार्श्व भाषा के मुख्य तत्व हैं, अब हैं दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है आपका डी में, अगर इनमें से सभी दिया है या उपरोक्त तो सभी दिया है तो हमेशा करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। देखिए पार्श्व भाषा का जो एक प्रकार से मुख्य तत्व है उसमें आवाज़, मिश्रित संकेत और उचित स्वराघात, ये तीनों शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो मैंने ट्रिक बताई थी वो ट्रिक आप देखेंगे हर एक प्रकार से प्रश्नों पर अधिकतर या लगभग 90% से ऊपर प्रश्नों पर फंस रही है। तो आप सभी लोग उस ट्रिक को फॉलो करें और अच्छे तरीके से अपना नंबर लाएं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, पार्श्व भाषा के लाभ हैं चूंकि तो यहाँ पर प्लूरल नाउन होगा, यानी कि बहुवचन में बातें हो रही हैं, इसका मतलब है कि ऊपर तो सभी यानी एक से अधिक ऑप्शन होंगे इसके। तो पार्श्व भाषा के लाभ हैं, लाभ है, हानि है, विशेषता है, ठीक है, परिणाम, कारण, ठीक है, ये सब मैंने आपको बताया प्रकार। तो इस सभी में आपके जो हैं ऑप्शन होंगे, उनके बाद में डी ऑप्शन में ये सभी ऑप्शन देगा या ऊपर तो सभी, तो करेक्ट आंसर वही हो जाएगा। तो पार्श्व भाषा के लाभ में श्रोताओं का आकर्षण, ये भी एक लाभ है, भाषा का प्रवाह और मौखिक संप्रेषण, ये सभी इसका एक प्रकार से क्या है, विशेषता है, लाभ है। अगला क्वेश्चन है, पार्श्व भाषा की सीमाएं हैं। पार्श्व भाषा की क्या सीमाएं हैं भैया? देखिए सीमाएं हैं, आपसे पूछा गया है पार्श्व भाषा की सीमाएं हैं। देखें तो पार्श्व भाषा की सीमाएं क्या हैं भी, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। पार्श्व भाषा की सीमाएं हैं तो बिल्कुल अपूर्ण, बिल्कुल ठीक है, ये भी एक रूपता का अभाव और मिश्रित संकेत, ये तीनों चूंकि हैं दिया हुआ है आपका, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है अभी, देखेंगे प्रश्न है, शारीरिक भाषा के लाभ हैं। डी ऑप्शन बिना आंख मूंदे लगा दीजिए, डी ऑप्शन चूंकि आपका है दिया गया है तो परीक्षा में आपको छोड़ करके नहीं आना है, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग जो होती है वो नहीं होती है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। देखिए दृश्यात्मक होना, उचित प्रयोग और अशाब्दिक संप्रेषण, ये शारीरिक भाषा के लाभ होते हैं, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बॉडी लैंग्वेज की सीमाएं हैं। शारीरिक भाषा की क्या सीमाएं होती हैं? देखिए सीमाएं हैं, सीमाएं यानी ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, तो आपका सीधा सीधा क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी में दिया ऊपर सभी राइट आंसर हो जाएगा।
यानी शारीरिक भाषा की सीमाओं की अगर बात की है तो चेहरे के हाव भाव इत्यादि का अर्थपूर्ण होना राइट आंसर है बिल्कुल। संकेतों का गलत अर्थ निकालना, संकेतों का गलत अर्थ निकालना यानी संकेत अगर आपका अलग है तो उसका गलत अर्थ या सही अर्थ भी निकल सकता है। शारीरिक भाषा के प्रयोग का अप्रभावी रहना, ठीक है, ये सब एक प्रकार शारीरिक भाषा की सीमाएं हैं, ठीक है। शारीरिक भाषाओं की सीमा क्या क्या है? चेहरे का हाव भाव इत्यादि का अर्थपूर्ण होना, संकेतों का गलत अर्थ निकलना, कभी कभी शारीरिक भाषा के प्रयोग का अप्रभावी रहना। कभी कभी क्या होता है कि गलत अर्थ भी निकल लेता है लोग, अगर आप इशारा करो तो उसका गलत अर्थ भी हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो इसीलिए इसकी सीमाएं हैं, ये सब डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीमाएं मतलब कि लिमिटेशंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। स्थान भाषा सिद्धांत किसकी देन है? स्थान भाषा सिद्धांत किसकी देन है भैया? बताएंगे सभी लोग, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? स्थान भाषा सिद्धांत एडवर्ड डी हॉल का कथन है बिल्कुल, मतलब ये सिद्धांत इन्होंने दिया है। स्थान भाषा का सिद्धांत किसने दिया है? एडवर्ड टी हॉल। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस प्रकार शारीरिक भाषा का प्रयोग प्रभावी बनाया जा सकता है? बताएं किस तरीके से हम लोग शारीरिक भाषा का प्रयोग जो है प्रभावी बना सकते हैं। तो बोलने का लहजा आपका ठीक ठाक हो, भाव भंगिमा आपकी ठीक ठाक होनी चाहिए, ठीक है। विश्वासपूर्ण मुद्रा में आप बातचीत करें, बोलने के स्तर की जांच करना, ये सब प्रभाव मतलब कि ये सब शारीरिक भाषा का प्रयोग करके प्रभावी बनाया जा सकता है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त तो सभी। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सांकेतिक संचार में विचारों को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है इसका? भाव भंगिमा का, संकेतों का, हाव भाव का, या उपरोक्त सभी का? बताएं। सांकेतिक संचार में क्या होता है? विचारों को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है इन सभी का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। हाव भाव का, संकेतों का और भाव भंगिमाओं का, सभी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तीव्र गति से मैं आगे बढ़ रहा हूँ चूँकि ये आपकी रिवीजन क्लास है, ये प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। इससे पहले मॉडल पेपर आप देखिएगा, बहुत सारे पढ़े हुए हैं। इसके अलावा एक बात और आपको बता दूँ, को करिकुलर मास्टर एक यूट्यूब चैनल मैंने बनाया है, ठीक है। तो उस पर आप देखेंगे को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल पर, तो आपको विभिन्न विश्वविद्यालय के क्वेश्चन पेपर जो है उसको सॉल्व करवाने का प्रयास उस पर किया जाता है। इसके अलावा उस पर को करिकुलर से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी, जैसे इसी की वीडियो कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट की उस पर लगभग 4-5 मॉडल पेपर अवेलेबल है, तो आप देख लीजिएगा यूनिट वाइज, चारों की चारों यूनिट उसमें मैंने पढ़ा दी, तो आप चारों यूनिट को आप वहाँ पर समझ पाएंगे, ठीक है। चले, प्रश्न है अगला, प्रश्न है आपका, पीठ थपथपाना मुस्कुराना किसका उदाहरण है? पीठ थपथपाना और मुस्कुराना जो है सांकेतिक संचार का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिपरक तरीका व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देकर उसे जानने के लिए सबसे अच्छा है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिपरक तरीका व्यक्ति को अभिव्यक्ति यानी बोलने की स्वतंत्रता देकर उसे जानने के लिए सबसे अच्छा है? प्रश्नावली, साक्षात्कार, पूर्व वृत्त या आत्मकथा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साक्षात्कार, इंटरव्यू। इंटरव्यू के द्वारा क्या कर सकते हैं आप? व्यक्ति परक तरीका है, व्यक्ति से आप मिल करके उसकी अभिव्यक्ति के द्वारा जब वो बातचीत कर रहे होते हैं तो उसके दौरान आप उसका हर एक चीज़ जान पाएंगे। इसके अलावा अगला आपका टॉपिक है, इनमें से कौन सा किसी भी संगठन के लिए महत्वपूर्ण है? बताएं, इनमें से कौन सा मतलब कि कौन सा कथन किसी भी संगठन के लिए महत्वपूर्ण है? बताएं। तो इनमें से कौन सा जो एक प्रकार से कथन है, समूह चर्चा जो है वो संगठन के लिए महत्वपूर्ण है? इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, समूह चर्चा में इनमें से कौन सा गुण महत्वपूर्ण है? समूह चर्चा में सबसे महत्वपूर्ण गुण जो होता है वो किसका होता है भैया? भावात्मक स्थिरता का। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भावात्मक स्थिरता बहुत जरूरी होती है समूह चर्चा में। समूह चर्चा में किसी को किसके साथ संवाद करना चाहिए? शत्रुता के साथ नहीं, अज्ञानता के साथ नहीं, ज्ञान के साथ, बिल्कुल। समूह चर्चा में किसी भी व्यक्ति को ज्ञान के साथ संवाद करना चाहिए, ज्ञान के साथ, तर्क के साथ, ठीक है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, समूह चर्चा में चर्चा को उसके तार्किक निष्कर्ष तक निर्देशित किया जाना चाहिए। बताएं, समूह चर्चा में
समूह चर्चा में चर्चा को उसके तार्किक निष्कर्ष तक निर्देशित किया जाना चाहिए। यह कथन सत्य है कि असत्य है, कह नहीं सकते, अनिश्चित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सत्य है। समूह चर्चा में चर्चा को उसके तार्किक निष्कर्ष तक निर्देशित किया जाना चाहिए। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ये, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका भैया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सत्य है ये कथन, बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे जाने का प्रयास करते हैं। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। समूह चर्चा में शामिल होने का सबसे खराब समय कौन सा होता है? बताएं। समूह चर्चा में शामिल होने का सबसे खराब समय जो होता है, जब 2 या 3 लोग एक साथ बातें कर रहे होते हैं, उस दौरान सबसे बेकार टाइम होता है अपनी बात को छेड़ने का, ठीक है। क्योंकि उस समय सभी लोग एक दूसरे में मस्त होते, तो उस दौरान बातचीत, जैसे आप देखेंगे जब कभी औरतें बातें करती हैं तो उस समय आप देखेंगे कि एक के बाद दूसरी बातें बोलती रहे, मतलब कि कोई सुने या ना सुने अपनी बात, जैसे अपने घर की बात, अपने नैहरे की बात जो है वो बताते रहती हैं। और 4-5 लोग बैठे हैं तो उनमें से हर महिला अपने उधर की बात होते हैं, हमरे हुए ऐसे रहे, इस तरीके से बात करने लगेंगी। तो वो समय वो बड़ा बेकार एक प्रकार से लगता है, सबसे खराब समय होता है समूह चर्चा में शामिल होने का, जब 2 या 3 व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हो। अगला प्रश्न, समूह चर्चा को आगे बढ़ाना चाहिए। समूह चर्चा को आगे बढ़ाना चाहिए तर्कपूर्ण निष्कर्ष के साथ या तार्किक निष्कर्ष तक। जब तक निष्कर्ष तार्किक ना हो तब तक बढ़ाना चाहिए आगे बातचीत को। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, समूह चर्चा में निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? समूह चर्चा में सबसे पहली बात है आपको किससे बचना चाहिए भैया? समूह चर्चा में आपको तेजी से बोलना, इससे बचना चाहिए, तेजी से बोलने से बचना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। समूह चर्चा में हमें होना चाहिए, समूह चर्चा में हमको कैसा होना चाहिए? दृढ़ होना चाहिए, जो बात हम बोले उस पर अटल रहें। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कारक सुनने के कौशल को नहीं बढ़ाता है? सुनने के कौशल को कौन सा इनमें से कारक जो है वो नहीं बढ़ाता है भैया? तो नकलीपन जो है ये नहीं बढ़ाता है, बाकी अस्पष्टवादिता, अस्पष्ट धारणा और ध्यान बढ़ाता है। अगला प्रश्न, बायोडाटा एक क्या है? एक शब्द है जिसका अर्थ सारांश क्या होता है? बताए, बायोडाटा एक क्या है? बायोडाटा एक कैसा शब्द है? फ्रेंच शब्द है। बायोडाटा कैसा शब्द है? फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ होता है सारांश, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, आवेदन पत्र और बायोडाटा डैश निष्पादित करते हैं क्या? तो आवेदन पत्र और बायोडाटा जो होते हैं दो अलग अलग कार्य निष्पादित करते हैं, दो अलग अलग कार्य निष्पादित करते हैं। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सीबी की शुरुआत में लिया गया सारांश किसका कार्य करता है? उद्देश्यों का विवरण, प्रस्तावना, सिफारिश पत्र या उपयुक्त सभी? बताएं फटाफट से। सीबी की शुरुआत में लिया गया जो सारांश होता है वो प्रस्तावना होता है, प्रियम्बल होता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नौकरी चाहने वालों की योग्यता और स्किल यानी एबिलिटी एंड स्किल यानी कौशल और योग्यता दर्शाने वाला बायोडाटा प्रकार है रिवर्स क्रोनोलॉजिकल या कार्यात्मक या संयोजन या स्कैन योग्य? बताएं फटाफट से आप बताएंगे। नौकरी चाहने वालों की योग्यता और कौशल को दर्शाने वाला बायोडाटा जो होता है उसको बोलते हैं कार्यात्मक प्रकार का। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, बायोडाटा के शीर्षक में शामिल हैं। बायोडाटा के शीर्षक में क्या शामिल हैं तो दिया है, लेकिन डी में उपरोक्त तो सभी नहीं दिया है, तो इसमें सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या आ चुका है? प्रश्न है, बायोडाटा के शीर्षक में शामिल होता है व्यक्तिगत जानकारी और नाम और पता, ये सब शामिल होता है बायोडाटा में आपका, ठीक है, शीर्षक में। उसके ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, ईमेल या ऑनलाइन ई फॉर्म के माध्यम से वितरित करने के लिए डिजाइन किया गया एक एक ही सादा दिखने वाला बायोडाटा क्या होता है? बताएं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक बायोडाटा उसको बोलते हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक आवेदक को अपना बायोडाटा हमेशा किस कागज़ पर प्रिंट करवाना चाहिए? तो सफ़ेद और हल्के रंग के कागज़ पर हमेशा प्रिंट करवाना चाहिए अपने बायोडाटा, इससे देखने में आसानी होती है, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे।
देखिए इस प्रश्न में वो बहुत छुप गया था। ईमेल या ऑनलाइन ई फॉर्म के माध्यम से वितरित करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक बहुत ही सादा दिखने वाला बायोडाटा जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक बायोडाटा कहा जाता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। एक बार इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चले फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भैया। प्रश्न क्या है? प्रश्न है ओरल स्वास्थ्य समस्याओं का तुरंत समाधान ना करने पर सामान्य परिणाम क्या हो सकता है? तो दांतों की सड़न हो सकती है, मसूड़ों की बीमारी हो सकती है और दांतों को संभावित नुकसान भी हो सकता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसी को न्यूट्रल तरीके से मेकअप क्यों पसंद करना चाहिए? प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी को न्यूट्रल तरीके से मेकअप क्यों पसंद करना चाहिए? मेकअप इसलिए पसंद करना चाहिए क्योंकि मेकअप जो होता है वो आपको अधिक परिष्कृत और संपूर्ण दिखाता है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला दोगोरा दिखाना नहीं होता, साक्षात्कार का ध्यान आकर्षित करने के लिए, ये ऐसा भी नहीं होता कि इसके लिए होता है, न इसके लिए होता है। मेकअप का मूल्यांकन साक्षात्कारकर्ता द्वारा किया जाता है, ऐसी बात नहीं है। मेकअप आपको अधिक परिष्कृत यानी आपको और अच्छा दिखाता है और एक प्रकार से संपूर्ण दिखाता है, आप पूर्ण लगते हैं उसमें। अगला प्रश्न, किसी को साक्षात्कार के लिए क्या ले जाना चाहिए? एक पर्स, एक ब्रीफ केस या एक बैक पेपर? बताएं। ये महिलाओं को क्या लेना चाहिए? मतलब कि महिलाएं, ऑप्शन ए दिया है आपका, महिलाएं जो हैं एक मध्यम आकार का बैग ले सकती हैं। पुरुष जो हैं एक फाइल या जो है पोर्टफोलियो मतलब कि ले सकते हैं, तो यानी फाइल अपनी ले सकते हैं जो उसमें अपना बायोडाटा रखें, तो ये ले सकते हैं। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ब्रीम केस वगैरह नहीं ले जाया जाता उसमें। प्रश्न अगला है, पुरुषों के लिए टाई में क्या पसंद नहीं किया जाता है? पुरुषों के लिए टाई में क्या पसंद नहीं किया जाता है? तो टाई में कौन सी टाई, मतलब टाई में क्या पसंद नहीं किया जाता है? तो छोटा का ऑप्शन जो होता है वो पसंद नहीं किया जाता है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी बेल्ट के पास टाई का अंत पोशाक के साथ समन्वित और एक त्रिकोण के साथ गांठ बनी होनी चाहिए, ठीक है। यानी टाई, छोटी टाई जो यहाँ पर लगा लेते हैं थोड़ा सा, वो नहीं, उसका मतलब यहाँ तक कम से कम बेल्ट के आसपास तक टाई आपकी आए तब वो बेटर मानी जाती है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, साक्षात्कार के दौरान महिलाओं को आभूषणों के बारे में क्या करना चाहिए? बताएं। साक्षात्कार के दौरान महिलाओं को आभूषणों के में क्या करना चाहिए? तो साक्षात्कार के दौरान महिलाओं को आभूषणों में अतिशयोक्ति किए बिना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आभूषण ना पहने, ऐसे आभूषण पहने जो उत्तम दर्जे के हों, अच्छे हों, कम पहने, अच्छा पहने, ठीक है। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पुरुषों को कैसा हेयर स्टाइल अपनाना चाहिए इंटरव्यू के दौरान? पुरुषों को कैसा हेयर स्टाइल अपनाना चाहिए भाई? नवीनतम फैशन के अनुरूप नहीं, ठीक है, पहला तो ये गलत हो जाएगा। इसके अलावा लंबे बाल यह दर्शाते हैं कि आप अपनी अच्छी देखभाल कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ये भी गलत है। पेशेवर हेयर कट जो छोटा एवं प्रबंधकीय है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन इसका, पेशेवर हेयर कट होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, आपको विपरीत लिंग के साक्षात्कारकर्ताओं का स्वागत कैसे करना चाहिए? विपरीत लिंग मतलब जैसे मान लेते हैं महिला है कोई और तो आप पुरुष हो, तो उस दौरान आपको क्या करना पड़ता है? तो आपको विपरीत लिंग के साक्षात्कारकर्ताओं का स्वागत, यानी जो साक्षात्कार लेने वाले हैं उनको, जो साक्षात्कार जैसे मान लेते हैं पैनल बैठा है उसमें सभी लोग पुरुष हैं और कोई लड़की आई इंटरव्यू देने के लिए, उस दौरान उसको क्या करना चाहिए? उस दौरान जो है हाथ मिलाने एवं मुस्कुराने के साथ, हाथ मिलाते एवं मुस्कुराहट के साथ आपको एक प्रकार से स्वागत करना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसको, ठीक है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्योंकि वो मतलब कि वो सहज हो जाए, नहीं तो असहजता महसूस करेगी। अगला क्वेश्चन है, पेशेवर या कार्यस्थल सेटिंग में मेकअप करते समय प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? बताएं। पेशेवर या कार्यस्थल सेटिंग में मेकअप करते समय प्राथमिकता प्राकृतिक विशेषताओं को सूक्ष्म तरीके से बढ़ाना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मेकअप लगाते समय ड्रेस कोड पर विचार करना क्यों महत्वपूर्ण होता है? कि भाई मेकअप कैसा है, ड्रेस कैसा है, उसके अकॉर्डिंग मेकअप किया जाता है। तो मेकअप लगाते समय ड्रेस कोड पर विचार इसलिए किया जाता है, यह सुनिश्चित करने के लिए
कि मेकअप समग्र रूप से मेल खाता है आपके पूरे जो है साज सज्जे से कि नहीं, इसलिए क्या आता है बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है मसूड़ों की बीमारी, मसूड़ों की बीमारी एवं दांत खराब होने का मुख्य कारण क्या है, बताएं। मसूड़ों की बीमारी एवं दांत खराब होने का जो मुख्य कारण है वो क्या होता है भाई, फटाफट से आप बताएंगे। तो मसूड़ों की बीमारी और दांत खराब होने का जो मुख्य कारण है वो है खराब ओरल स्वच्छता प्रथाएं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चलें, सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रमुख गुण है, बताएं। व्यक्तित्व का प्रमुख गुण इनमें से कौन सा है, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। व्यक्तित्व का जो है प्रमुख गुण इनमें से सुंदरता, व्यवहार, वेशभूषा या उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, चले। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रमुख गुण है, तो व्यक्तित्व का प्रमुख गुण है व्यवहार। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिहेवियर। अगला प्रश्न है बोनर ने व्यक्तित्व के कितने प्रमुख तत्व बताए हैं, तो बोनर महोदय ने व्यक्तित्व के कितने तत्व बताए भैया, 6 तत्व बताए हैं। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जीन पियागेट ने व्यवस्थित विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं, बताएं। जीन पियागेट ने जो है विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं, तो 4 अवस्थाएं बताई हैं, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बहिर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं नहीं है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं कौन सी नहीं है, दीवार से स्वप्न देखने वाला, ये विशेषता बहिर्मुखी व्यक्तित्व की नहीं है। नेतृत्व शक्ति उसमें अच्छी होती, मिलनसार होता है, आक्रामक स्वभाव का होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बचपन में व्यक्तित्व होता है कैसा। बचपन का जो व्यक्तित्व होता है वो कैसा होता है भैया, बचपन का व्यक्तित्व बहिर्मुखी होता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कल वाली वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी रात में, उसमें मैंने जो है व्यक्तित्व के प्रकार के बारे में आपको समझाया था, किन किन विद्वानों ने कैसे कैसे बांटा है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता कौन सी नहीं है इनमें से, फटाफट से आप बताएंगे। तो देखिए, जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है वो आत्म केंद्रित होता है, रूढ़िवादी होता है, और सामाजिकता उसके अंतर्गत बिल्कुल भी नहीं होती है। विनम्र बिल्कुल भी, मतलब विनम्र तो होता है, ठीक है। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व जो होता है उसमें रूढ़वादिता, आत्म केंद्रित और विनम्रता होती है, सामाजिकता उसमें नहीं होती है। तो प्रश्न आपसे जो पूछा गया है वही पूछा गया है कि भाई क्या नहीं होती, तो सामाजिकता नहीं होती है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है ग्रंथियों के आधार पर विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व का वर्णन किसने किया, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रंथियों के आधार पर विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व का वर्णन किसने किया, तो ग्रंथियों के आधार पर विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व का वर्णन किया है कैनन महोदय ने, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सिगमंड फ्रायड के अनुसार सुपर ईगो किस अवस्था में उभरता है। सुपर ईगो, इड ईगो एंड सुपर ईगो की उदाहरण इन्होंने दी है। सुपर ईगो जो होता है लैंगिक अवस्था में उभरता है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, व्यक्तित्व का वह कौन सा भाग है जो लोगों को नैतिक आदर्शों के अनुरूप कार्य करने के लिए बाध्य करता है, बताएं। इड यानी इदम, या आनंद सिद्धांत, या सुपर ईगो यानी पर अहम, या वास्तविकता सिद्धांत, बताएं। व्यक्तित्व का वह कौन सा गुण है जो लोगों को नैतिक आदर्शों के अनुरूप कार्य करने के लिए बाध्य करता, तो वो होता है आपका सुपर ईगो यानी पर अहम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनोविश्लेषणवाद के प्रणेता हैं सिगमंड फ्रायड, उन्होंने इन सभी चीज़ों को बताया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। किस सिद्धांतकार ने व्यक्तित्व में आत्म अवधारणा के महत्व पर ध्यान केंद्रित किया है, बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, फटाफट से आप लोग बताइए, बताने का प्रयास करेंगे। किस सिद्धांतकार ने व्यक्तित्व में आत्म अवधारणा के महत्व पर ध्यान केंद्रित किया है, तो कार्ल रोजर्स ने, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस सिद्धांतकार ने व्यक्तित्व के त्रिकारक सिद्धांत का सुझाव दिया। त्रिकारक सिद्धांत के सुझाव की अगर बात की जाए तो त्रिकारक सिद्धांत का सुझाव दिया था हंस आइजेंक ने, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है, किस व्यक्तित्व गुण में उदासी या भावात्मक अस्थिरता शामिल होती है। किस प्रकार के व्यक्तित्व में क्या होता है, उदासी भाव या भावात्मक अस्थिरता शामिल होती है, तो जो मनोविक्षुब्धता वाले प्राणी होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उनमें। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा इसका।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण पूर्णतः मौखिक परीक्षण है, बताएं कौन सा परीक्षण पूर्णतः मौखिक परीक्षण है। इनमें से फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। रिवीजन क्लास चल रही है को करिकुलर मास्टर की, इसीलिए मैं तीव्र गति से आगे बढ़ रहा हूँ। आपके समझ में जरूर आ रहा होगा, कोई इसमें बहुत बड़ी चीज़ें नहीं, बहुत सरल पेपर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण पूर्णतः मौखिक परीक्षण है, बताएं निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण पूर्णतः मौखिक परीक्षण है। तो इनमें से व्यक्तिगत प्रश्नावली जो होती है, व्यक्तित्व प्रश्नावली, वो एक प्रकार से मौखिक परीक्षण होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व माप की प्रक्षेपी तकनीक है। व्यक्तित्व माप की प्रक्षेपी तकनीक कौन सी है। तो व्यक्तित्व माप की प्रक्षेपी तकनीक है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, व्यक्तित्व कारक किसकी देन है, बताएं व्यक्तित्व कारक जो है किसकी देन है। तो रेमंड कैटल की देन है। रेमंड कैटल, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, व्यक्तित्व की आत्मविवरण माप का एक उदाहरण है। व्यक्तित्व की आत्मविवरण के माप का एक उदाहरण है, कौन सा बताइए। तो MMPI व्यक्तित्व माप की आत्मविवरण माप का एक प्रकार से उदाहरण है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। अगला प्रश्न, हरमन रोसा इंक ब्लॉट टेस्ट, यानी जो इसको बोलते हैं स्याही धब्बा परीक्षण, हरमन रोसा का है। हरमन रोसा का जो स्याही धब्बा परीक्षण है वो बेसिकली व्यक्तित्व परीक्षण को लेकर के है। शिक्षा मनोविज्ञान में भी बहुत प्रश्न ये पूछा जाता है। तो ये प्रश्न अब की बार आपकी परीक्षा में इसमें को करिकुलर 6 सेमेस्टर में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। प्रश्न है आपका, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वोत्तम मूल्यांकन निम्न की सहायता से किया जा सकता है। किसकी सहायता से। तो किसकी सहायता से किया जा सकता है भैया, एक प्रक्षेपी परीक्षण के द्वारा। यानी सी ऑप्शन में आपको दिया है एक प्रक्षेपी परीक्षण। एक प्रक्षेपी परीक्षण के द्वारा क्या किया जा सकता है, किसी व्यक्तित्व के व्यक्तित्व का सर्वोत्तम मूल्यांकन किया जा सकता है एक प्रक्षेपी व्यक्तित्व परीक्षण के द्वारा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने इन तमाम प्रकार के प्रश्नों को समझा। ओके, ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और आप बड़े ही आसान तरीके से हर एक चीज़ को समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को फिर से एक बार गुड मॉर्निंग। ओके, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप सभी लोग। ठीक है, चलिए धन्यवाद।